नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आपके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो इससे बेहतर हम जैसे क्वेश्चंस लाए हैं, उससे बहुत बेहतर क्वेश्चंस आपको नहीं मिले होंगे कहीं भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो आपको कहीं भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। विद्युत के बारे में हम बताएंगे। इसमें जितने भी बन सकते हैं टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स, उनको हम बताएंगे डिटेल में और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो कृपया जो है ये टॉपिक को एक बार पढ़ लें। जैसे ये हम बताएंगे इसके बारे में: इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर और ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक भौतिक घटना है जो विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। आवेश पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना। और ये जैसे मतलब होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उससे बनती है बिजली। और बिजली जो यानी विद्युत होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स का ही एक स्वरूप है। ठीक है, ये ऊर्जा का एक रूप है जिसका उपयोग कई प्रकार की आधुनिक तकनीकी में किया जाता है, जैसे घरों की बिजली, उद्योगों में मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ठीक है, आज के समय में बिजली बिना सब अधूरा है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, और विद्युत के मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप होते हैं विद्युत के दो प्रकार के, कि जिसको जैसे होते हैं, ये दो प्रकार की होती है: स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थिर मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब वस्तुओं के बीच आवेशों का संचय होता है। जब कोई वस्तु है, उनके बीच में आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो चार्जेस होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब वस्तुओं में आवेशों का संचय होता है, तो उसमें क्या होती है? स्थिर विद्युत होती है, लेकिन वे प्रवाहित नहीं होते हैं, तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रेशमी कपड़े पर प्लास्टिक की कलम रगड़ते हैं, तो वह छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करती है। अभी हमने एक शॉर्ट्स डाला था, तो इसके वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, इसको आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके, हमारे प्लेलिस्ट में और वीडियोज़ में मिलेगा आपको, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ है और उसको रेशमी कपड़े से अगर रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं? आकर्षित करती है। ठीक है, तो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये होता किस लिए? ये चार्ज की वजह से होता है, आवेश उस पे उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने से, घर्षण होने से उस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वो कागज़ के टुकड़े को भी आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब गतिशील विद्युत क्या होता है कि जब आवेश जो होते हैं, चार्जेस, एक मार्ग के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, इसे विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, यह धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष धारा, यानी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एक होती है परिवर्तित धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष धारा क्या होता है? इसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे कि बैटरी के अंदर होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, इन्वर्टर में, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी करंट का होता है, डीसी करंट कन्वर्टर वो करता है, क्योंकि वो इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी से हमारे घर में ऊर्जा आती है, वो होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इसमें विद्युत धारा एक समय समय पर अपनी दिशा बदलती है, जैसे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। जब खंभे से डायरेक्ट हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो आती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यानी परिवर्तित धारा। ठीक है, अब विद्युत के मुख्य घटक कौन से होते हैं? घटक घटक होते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वोल्टेज के बारे में समझते हैं। यह विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने वाली ऊर्जा का माप है। ठीक है, जो हमारे यहाँ घरों में विद्युत करंट जो प्रवाहित होता है, विद्युत परिपथ, तो ये विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने वाली ऊर्जा का माप होता है।
तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें हम देखते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो वो वोल्टेज का मापन होता है, जो विद्युत धारा होती है उसको मापा जाता है, ठीक है, वोल्टेज से। अब धारा क्या यानी करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है, जो चार्ज होते हैं, जो हमारे वायर में वायरों के माध्यम से हमें बिजली मिलती है, तो वायर में, तार में जो चार्ज जो प्रवाहित होते हैं, वो उसे कहते हैं करंट, ठीक है। और प्रतिरोध क्या होता है? ये प्रतिरोध होता है जो किसी वस्तु की धारा के प्रवाह में बाधा डालने की क्षमता को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मतलब जो तार होते हैं, तार यानी कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। ये जो धारा प्रवाह जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रवाहित होते हैं यानी बहते हैं, तो उसको रोकते हैं, है ना? कोई भी वस्तु अगर आगे बढ़ेगी और उसको रोकने वाला जैसे हवा ही होगी, है ना? तो वो रोकने का काम जो करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। इसे ओम में मापा जाता है, ठीक है? ओम इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है? और विद्युत का उपयोग उपयोग कैसे घरों में रोशनी, पंखे, टीवी, कंप्यूटर आदि चलाने के लिए होता है। उद्योगों में मशीनें, उपकरण संचालित करने के लिए, ठीक है? और संचार उपकरणों में जैसे मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इंटरनेट में होता है। विद्युत आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों में से एक है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हो गई है, विद्युत। विद्युत के बिना जीवन अब तो असंभव लगता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये है, मतलब अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है कि वी इक्वल टू आई आर, एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला, ये ओम्स लॉ को डिनोट करता है, वी इक्वल टू आई आर। ये अगर फार्मूला है ओम्स लॉ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी फार्मूले से आएगा। विद्युत विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम है, जो विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच को संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसे जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में प्रतिपादित किया था। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर। वी जो होता है वोल्टेज होता है, वो वोल्ट में नापा जाता है इसको। और आई होता है विद्युत धारा यानी करंट, है ना, वो होता है एम्पियर में नापा जाता है। और आर होती है, आर यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओम में नापा जाता है, ठीक है। अब ओम के जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में समझते हैं, ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम में मुख्य बिंदु वही तीन बिंदु हो गए, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर। इसको मतलब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो नियम की व्याख्या क्या कहती है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस पर लागू वोल्टेज के सीधे अनुपाती होती है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी वोल्टेज बढ़ेंगे, सीधे मतलब बढ़ेंगी, बशर्ते प्रतिरोध स्थिर। रेजिस्टेंस जो है स्थिर रहना चाहिए, मतलब वो रेजिस्टेंस ना वैसा हो। अगर जो वो होगा वोल्टेज अगर वो करेंगे तो बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज में जो है प्रवाह वो अफेक्टेड करेगा, क्योंकि वो धारा के प्रवाह को रोकेगा। धारा के प्रवाह को रोकेगा तो क्या होगा कि करंट भी उस पे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो करंट वो रेजिस्टेंस स्थिर रहना चाहिए, मतलब वायर तो हमेशा स्थिर ही रहेगा। तो करंट अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। इसको समझिए। अब विद्युत धारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, कि किसी चालक पदार्थ से होकर, विद्युत धारा को के बारे में समझते हैं कि विद्युत धारा जो होती है क्या नाम है, विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ से होकर, चालक मतलब सुचालक होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए, है ना। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक चालक कुचालक, ठीक है। तो चालक धारा, चालक वही होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो, ठीक है। किसी चालक पदार्थ से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यह धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। विद्युत धारा की माप एम्पियर में की जाती है, और इसे मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, जब आई निकालेंगे मतलब करंट निकालेंगे विद्युत धारा, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी इक्वल टू आई आर। तो आई वहीं से लिया गया है ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर था। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस मतलब कम होना चाहिए। और अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो यहीं से वो निकलता है, ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक करंट की हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक मुख्य वो है मतलब मुख्य, इसको वो समझते हैं, मुख्य कारक है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का काम होता है
कि जो हाई वोल्टेज जो हमारी सप्लाई होती है उसको लो वोल्टेज करके और हमारे घरों की सप्लाई तक पहुंचाना। क्योंकि अगर हम सप्लाई देंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर हम लाइट को सप्लाई देंगे तो सप्लाई में हमें इलेक्ट्रिक करंट हाई देना पड़ेगा, और हाई देंगे तभी तो वहाँ तक सही करंट सही वोल्टेज में पहुँच पाएगा। और वहाँ क्योंकि लंबी दूरी में जो होता है वायर का रेजिस्टेंस बड़ा होता है, जब वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी जो है एम्पियर में इलेक्ट्रिसिटी 33,000 वोल्ट, है ना, जैसे हमने सुना है कि 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट की वो लाइन जाती हैं, तो उसमें जो होता है कि हाई टेंशन की लाइन जो है डाली जाती हैं, और इसकी वजह से हमें ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर जब क्या करेंगे कि हाई जो टेंशन लाइन होती हैं उनसे ट्रांसफार्मर में लाइट उतारी जाती है, और लाइट क्या वो हाई टेंशन लाइन को वो जो कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घरों के लिए हमारे लिए उपयोगी बनाती है। नहीं तो अगर हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिजली का। ठीक है, ये एक विद्युत यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दो या अधिक कुंडलियों यानी कॉइल्स जो होती हैं को चुंबकीय कोर से बनता है, इसमें कॉइल्स होती हैं। ठीक है, इनमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां शामिल होती हैं। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिना आवृत्ति को बदले, इन्हें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लेकिन वोल्टेज बदल जाता है। ठीक है, वोल्टेज या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और ट्रांसफार्मर के दो कार्य होते हैं, यही कि वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज घटाने वाले ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज बढ़ाने वाले को कहेंगे स्टेप अप। स्टेप अप क्या होता है कि यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ाता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की लंबी दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को जो है लंबी दूरी में भेजा जाता है। ठीक है, उसके लिए करेंगे हम स्टेप अप, है ना। और स्टेप डाउन के लिए क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को उच्च स्तर से कम स्तर तक घटाता है। जैसे कि घरेलू उपकरणों में उपयोग होने वाली 220 वोल्ट या 110 वोल्ट तक जो ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसके लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य जो सिद्धांत होता है वो किसके ऊपर कार्य करता है, ये कार्य करता है फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो ट्रांसफार्मर के कोर से होकर द्वितीय कुंडली में प्रेरित होती है और एक प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करता है ये कि मतलब एक प्राथमिक कुंडली में पहले लाइट आती है और उसके बाद में मतलब करंट आता है, और करंट के बाद में वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन के माध्यम से दूसरी कॉइल में करंट जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद में हमारे तक सप्लाई पहुँचती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि अभी तक जो हमने बताया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो ऑप्शन समझिए। चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझते हैं कि एक कॉइल ऑप्शन ए है, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। ठीक है, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन। ऑप्शन सी, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच और स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। ऑप्शन डी, प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया ट्रांसफार्मर में कैसे क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण जब बनता है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो कहलाता है क्या नाम, पहली कॉइल में जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, और इलेक्ट्रिक करंट आने के बाद में उसमें स्पीड जो होती है उसके सापेक्ष जो गति बनती है एक कॉइल में गति बनती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोशन फ्लक्स जनरेट होता है, इंडक्शन आता है, इंडक्शन के साथ में वही उसके सापेक्ष जो है दूसरी कॉइल द्वितीय जो कॉइल होती है उसमें करंट जनरेट हो जाता है और उससे हमें सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन।
कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है? उसमें विद्युत धारा का उत्पादन कॉइल एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के द्वारा प्राप्त किया, मतलब ट्रांसफार्मर जैसे वर्क करता है फैराडे नियम के, उसी के माध्यम से। फैराडे का नियम क्या होता है कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है, ये फैराडे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत का तार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत का तार हमने सुना है कि कॉपर का बनता है और एल्यूमिनियम का बनता है। तो ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लेड, ठीक है। चांदी क्योंकि महंगी होती है, मैग्नीशियम वो तो मतलब सॉलिड और लंबी दूरी में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेड का तो बना ही नहीं सकते। तो तांबा हम लोग बनाते हैं, कॉपर जो वायर होते हैं विद्युत के तार वो कॉपर वायर होते हैं, ठीक है। तांबे का उपयोग विद्युत तार तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक तंतु धातु है। तंतु धातु मतलब कि हम लोग इसके पतले से पतले वायर जो है हम लोग बना सकते हैं, और इसमें जो होता है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। वो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और खींचते रहेंगे हम, ये जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला बन जाता है, इसलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। तांबा विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, दो चालक हैं जो समान दिशा में विद्युत धारा ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे एक एक ऑप्शन ए है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालकों में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो चालक के जब हम लोग एक समान दिशा में चालक जो है धारा ले जा रहे हैं, प्रवाह हो रहा है, तो उनमें क्या होगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। जब चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। जब दो चालक समान में विपरीत धारा दिशा में धारा ले जाते हैं तब उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट समय को क्या कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q ओवर टी बराबर क्या होता है, Q ओवर टी होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। I इक्वल टू वी अपॉन आर वाला वो था ओम्स लॉ, है ना, और ये है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में क्या होगा, ए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक धारा, ऑप्शन बी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है रेजिस्टिविटी, ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी चालक में विद्युत वेशों यानी इलेक्ट्रॉनों का चलना विद्युत धारा का प्रवाहित होना कहलाता है। किसी चालक में टी जो होता है वो टाइम है, और क्यू है कूलाम आवेश है। चालक के बिंदु से गुजरने पर विद्युत धारा का परिमाण मतलब आई जो होती है आई इक्वल टू क्यू ओवर टी, ठीक है। और आई को कूलाम में नापते हैं, है ना, कूलाम पर सेकेंड यानी एम्पियर एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स डूफे, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी मार्क कुलाम चार्ल्स कुलाम, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चार्ल्स कुलाम ने जो है ये नियम दिया था आकर्षण और प्रतिकर्षण के। और चार्ल्स कुलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 क्या होते हैं, उच्च आवेश हैं, है ना, कुलाम आवेश इनको अभी बोला था। और F इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R क्या होती है, वो दूरी है, जो आवेश जो चार्ज हैं उनके बीच की दूरी को कहेंगे R से डिनोट करते हैं। तो ये कुलाम का नियम है। कुलाम क्या कहते हैं, F इक्वल टू Q1 Q2 ओवर r², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवेश का विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, विद्युत क्षेत्र बल कैसा होता है, ठीक है। दूरी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन ए दूरी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी दूरी के घन
के साथ घटता है, मतलब क्यूब ऑफ डिस्टेंस के साथ घटता है। ऑप्शन सी दूरी के साथ घटता है। ऑप्शन डी दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर जो थी वो आवेश के बीच की दूरी थी, है ना, और उसको यहाँ डी से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या आर स्क्वायर था, तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी श्रेणी जो होती है वो परिपथ का एक उदाहरण है? परिपथ का उदाहरण, तो उदाहरण जो होती है श्रेणी, श्रेणी में क्या होता है, एक पैरेलल बाइंडिंग और एक होती है मतलब वो वाली सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए घरेलू वायरिंग प्रणाली, ऑप्शन बी सजावटी लाइटें, ऑप्शन सी स्ट्रीट लाइटें, ऑप्शन डी कार की लाइट। और श्रेणी मतलब सीरीज, सीरीज परिपथ, एक जो हम लोग लाइट जोड़ते हैं या सप्लाई जो देते हैं वो पैरेलल में देते हैं और सीरीज में देते हैं। सिर्फ दो ही जो मतलब तरीका होता है जिनसे हम लोग लाइट को करंट को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब भेजते हैं, सप्लाई देते हैं। तो उनसे क्या होगा कि हम लोग एक पैरेलल में देंगे और एक हम श्रेणी में देंगे। तो जो श्रेणी मतलब सीरीज में, तो सीरीज में सजावटी जो लाइट होती हैं जिसमें बहुत से बल्ब लगाए जाते हैं और एक एक तरह का पैटर्न बनाते हैं, वो सीरीज लाइट के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सजावटी लाइटें, सजावटी लाइटें जो भी होती हैं, दिवाली आने वाली है तो दिवाली में जो लाइटें लगेंगी वो सीरीज में लगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सीरीज का जो है, सीरीज में ऐसे वो बनता है, ये सीरीज का ही फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत किस पे होता है? एक फ्यूज लगाया जाता है, हम लोग जब सप्लाई देते हैं घरों में फ्यूज लगाते हैं, है ना, या कहीं पे जो मशीन वगैरह होती हैं उसमें फ्यूज लगता है, तो उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो ऑप्शन ए विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, ऑप्शन बी जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा, ऑप्शन सी धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो इसका ऑप्शन है बी इज़ करेक्ट, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। फ्यूज जो है वो, फ्यूज का कार्य सिद्धांत जो होता है वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का कार्य करता है। ठीक है, उसको ऊष्मा को जो है वो निगलेक्ट करता है और कम करता है। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज तारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग वैद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण के कारण उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने के लिए बचाने के लिए किया जाता है। जब जब भी हम लोग घरेलू लाइन में लगाते हैं और हम कहीं पे हीटर लगा दिया या कहीं पे प्रेस लगा दी या कुछ भी हो गया, तो कहीं पे भी फॉल्ट होगा तो आपको हीटर प्रेस या किसी भी उपकरण में नुकसान नहीं होगा, और वहाँ पे क्या होगा, फ्यूज जल जाता है और हमारी पूरी सप्लाई बच जाती है। ठीक है, उस फ्यूज को हम लोग बदल देते हैं और सप्लाई पुनः चालू हो जाती है। ठीक है, फ्यूज का उपयोग इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में क्या कह रहे हैं, किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति के कारण विद्युत धारा बनती है, अभी हमने शुरुआत में ही बताया था। तो ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी डी प्रोटॉन। ठीक है, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो होती है वो एम्पियर होती है, और यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मतलब है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर होते हैं। मतलब समझ रहे हो, एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, एक सिरे से जाएंगे और दूसरे सिरे से बाहर निकलेंगे। जितना इधर से जाएंगे उतने ही उधर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में। तब ये हमें बिजली विद्युत या बिजली इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो हमें मिलती है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो किसी के द्वारा, अभी देखिए वो पिछला हमने पढ़ा था किसके प्रवाह, विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है। ठीक है, अभी हमने पिछला प्रश्न पढ़ा उसी के माध्यम से अभी देखो सिर्फ लैंग्वेज बदली है, और आरआरबी जेई का वो क्वेश्चन था, ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही हर सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे वो हम आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, और तो हमारे साथ बने रहें चैनल में,
और चैनल को, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है विद्युत का प्रभाव संभव होता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को एक श्रेणी पथ यानी सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो सर्किट परपथ में कुल धारा ओवरऑल करंट क्या होगी। कि जैसे वोल्टेज अगर स्थिर है, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया गया है, बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है, और लैंपों को जो है एक बल्ब लगाए हुए हैं जो एक सीरीज में लगाए गए हैं, तो उसमें क्या हो, ओवरऑल करंट कैसी होगी। तो अगर वोल्टेज सेम रहेगी तो वो वोल्टेज अगर स्थिर स्थिर रहेगी तो क्या होगी, करंट जो है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि करंट जो है डिवाइड हो जाएगा बल्ब में, है ना, बल्ब में डिवाइड हो जाएगा और उससे जो है विद्युत धारा जो है वो घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी अनंत हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड यूनिट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। तो न्यूट्रल वायर जो हमें दर्शाना है, न्यूट्रल देखो हमारे पास तीन ही वो होते हैं, एक अर्थ, फेस और एक न्यूट्रल, ठीक है। तीन वायर का इस्तेमाल, तीन रंग इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन पहले देते हैं कि क्या नाम है, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के लिए हम लोग जो है नीला तार इस्तेमाल करते हैं, और लाल वायर जो होता है विद्युत में मनी यानी फेस का काम करता है, और ऑप्शन जो नीला और काला वायर होता है वो होता है न्यूट्रल, और हरा वायर जो होता है वो अर्थ का होता है, जिसे भूतार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है। वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात, एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, उसमें वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का प्रवाह क्या होगा एक सर्कुलेट मतलब क्या नाम क्लोज सर्किट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्थिर रहेगा, ऑप्शन बी बदलता रहेगा, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। जब एक सर्किट वैसा कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, तो उसमें वोल्टेज और दिष्ट धारा मतलब करंट जो है वो स्थिर रहता है अगर क्लोज सर्किट है तो। और अगर ओपन सर्किट है, कहीं पे खुला हुआ है, तो वो क्या होगा कि उसमें चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के मध्यम संदर्भ में क्या कहेंगे। तो ये सिंपल दिया गया है, उसको इसको क्या कहेंगे, है ना, ये सिंबल को हम समझते हैं। तो ये सिंबल जो है, ये सिंबल किसका है, अभी हम सिंबलों को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए आरआरबी एलपी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्लग कुंजी, ऑप्शन डी बैटरी, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब। तो ये जो बीच में घूमा हुआ सिंबल है, उसको वो सिंबल है विद्युत बल्ब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े जाते हैं तो करंट का मान हमेशा सेम रहता है। क्यों, क्योंकि देखो एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े जाते हैं, प्रतिरोध जो है यानी रेजिस्टेंस जो है श्रृंखला में सीरीज में जोड़े गए हैं, तो करंट का मान जोड़ा जाएगा। तो करंट हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज घटता बढ़ता है। देखो अभी हमने V इक्वल टू आई आर फार्मूला देखा था, तो वोल्टेज अगर बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, और वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम ही रहेगा, ठीक है, तभी वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट, लेकिन करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि एक विद्युत परिपथ श्रेणी में विद्युत प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा करंट का मान एक समान व प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो होता है, विभवांतर यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न भिन्न होता है, जबकि समांतर श्रेणी में प्रतिरोधों के धारा का मान भिन्न भिन्न करने पर भी विभवांतर जो होता है, वोल्टेज होता है, वो सेम ही रहता है, ठीक है। अगर सीरीज मतलब पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे रेजिस्टेंस कितने भी जोड़ दें तो हमारा वोल्टेज सेम रहेगा, है ना, और सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, लेकिन करंट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग करी जाती है, किसी कोई जो वायर होता है उस पर एक कोटिंग करी जाती है, उस कोटिंग को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पॉलीथाइल फ्लोराइड, ऑप्शन डी पॉलीस्टेरीन क्लोराइड। तो सॉरी, ऑप्शन ए
इस करेक्ट ऑप्शन कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग करी जाती है, जिससे क्या होगा कि जो वायर में करंट जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं तो हीट जनरेट करते हैं, और हीट जनरेशन की जो हीट पावर है वो थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग। तो इससे वायर जो है ज़्यादा हीट नहीं करते हैं, ठीक है, और हमें प्रॉपर करंट और वोल्टेज प्रवाहित करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुगठ्य कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग जो होता है घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि में बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है, ठीक है। तो जो विद्युत परिपथ होता है उसमें एक क्रियाशील घटक होता है, जो मतलब जो वर्किंग जो करेगा, जो मतलब वैसा कुछ उपयोग में नहीं आएगा कि रेजिस्टेंस का उपयोग कर रहा है, वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है या उसको रोक रहा है या उसमें कुछ करेगा, तो वर्किंग में यूज़ होगा, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी धारित्र, ऑप्शन डी प्रेरित। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि वे अवयव जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं सक्रिय अवयव कहलाते हैं, जैसे वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत और रजिस्टर आदि। तो इसमें ऑप्शन ए है वो ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा होता है जो वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत और रजिस्टर आदि का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला जो सर्किट है उसमें आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण शक्ति की हानि होती है, मतलब पावर होती है इलेक्ट्रिक करंट की हानि कैसे होती है एसी सर्किट में, वो कारण क्या है। उसका कारण है ऑप्शन ए प्रतिरोध और प्रेरक, ऑप्शन बी केवल संधारित्र, ऑप्शन सी केवल प्रेरक, ऑप्शन डी केवल प्रतिरोध। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि केवल प्रतिरोध जो होते हैं वो एसी परिपथ में जो होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं, कि उसमें क्या कहेंगे हीट जनरेट होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम कर हो जाता है, ठीक है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। प्रतिरोध में पावर हानि का जो फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है पावर हानि उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो ताप के माध्यम से मतलब हीट जनरेट होती है ना उसके माध्यम से निकल जाती है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है। कौन सा टर्मिनल होता है कि एक बैटरी वाला दिया है, एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है, तो उसमें एक लंबी रेखा और छोटी रेखा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बाएं, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी दाएं। तो लंबी जो रेखा के बारे में पूछ रहा है वो होती है पॉजिटिव, और जो छोटी रेखा होती है वो होती है निगेटिव। ये सिंबल जो है वो बैटरी का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, विभिन्न विद्युत परिपथ हैं, मतलब बहुत से सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, उस सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित, मतलब जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है उस पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, उसको कहलाता है ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिव रिले, ऑप्शन सी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी है प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि फ्यूज जो होता है वो मतलब अगर हीट कहीं पे जनरेट होती है या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, हम लोग बोलते हैं घरेलू भाषा में कि फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ता क्या है कि वो हमारी वायरिंग को बचा लेता है और हमारे उपकरण जो भी यूज़ कर रहे हैं वो उनको ख़राब होने से रोक देता है। फ्यूज एक ऐसा विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अत्यधिक विद्युत प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज को सर्किट के माध्यम से करंट प्रवाह की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब विद्युत परिपथ में करंट कुछ अधिकतम मात्रा से अधिक हो जाता है तो यह फ्यूज का तार को जला देता है, और ताकि परिपथ का कोई अन्य उपकरण नष्ट ना हो। और फ्यूज का तार जो होता है वो टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना, मतलब कोई एलॉय होता है, उससे फ्यूज का तार बनाया जाता है। और जब भी हमारी घरेलू घरों में कोई शॉर्ट सर्किट होती है उसमें क्या होगा कि
जो फ्यूज में जो तार होता है वो जल जाता है अत्यधिक हीट के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर मतलब पैरेलल सर्किट है में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या करेंगे। जैसे ये पैरेलल सर्किट का एक वो बनाया गया है, ये फिगर बनाया हुआ है पैरेलल सर्किट का। तो पैरेलल सर्किट ऐसे बनता होगा है। ठीक है। और यही अगर उसमें एक लाइन में जोड़ दिए जाते हैं तो वो सीरीज बन जाता है। तो ऑप्शन ए है दोगुने क्षमता से कार्य करेंगे, ऑप्शन बी कार्य नहीं करेंगे, ऑप्शन सी सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, ऑप्शन डी क्या कह रहा है अपनी आधी क्षमता से कार्य करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस अगर काम करना, जैसे मान लो R1 जो है वो काम करना बंद कर दे, तो क्या R2 और R3 जो है वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे कि हाँ चलते रहेंगे। तो उसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है कि अगर एक इसमें वर्क नहीं करेगा तो जो बाकी उपकरण होंगे वो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रतीक जो है, प्रतीक एक वो दिखाया गया सिंबल, वो किसको दिखा रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए बिना जुड़े तार की क्रॉसिंग, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी परिवर्तनीय प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ऑप्शन डी प्रतिरोध का प्रतिरोध। ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है वी वी बना हुआ है बड़े से बॉक्स में, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दिखाता है एक वोल्ट मीटर को। ठीक है। वोल्ट मीटर को दिखाता है। और इसमें हम जो है ये से जो दिखाए गए हैं, अभी हमने सिंबल्स के बारे में बताया था कि ये सिंबल्स जो है याद कर लेना है, ये सिंबल्स याद कर लेना है। ये क्वेश्चंस में उसमें एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अभी हमने आरआरबी एएलपी में एक क्वेश्चन पूछा था कि बल्ब का सिंबल क्या होता है, और ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि ग्रुप डी में ये वोल्ट मीटर का साइन है। ठीक है। ये एमीटर का साइन है, ए बनी होगी। प्रतिरोध में ये वर्टिकल ऐसे 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 वेव्स टाइप में बनी होगी, वो प्रतिरोध का साइन होगा एंड रेजिस्टेंस का। और परिवर्तनीय प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक का साइन, इसमें एक एरो कटा होगा, और विद्युत सेल यानी बैटरी का जो होगा ऐसा सिंबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी किसके स्वरूप होते हैं। तो एसी और डीसी हम बता चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जो होते हैं वो धारा के प्रवाह के स्वरूप होते हैं। ठीक है। उसमें और कुछ बताने को नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहेंगे। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध के संबंध में उसको नियम को हम बता क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है केपलर नियम, ऑप्शन बी लैम्बर्ट नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम, और ऑप्शन डी जो है लेंज का नियम। तो धारा प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक की प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अगर कोई हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे किसी परिपथ में बह रहे हैं या किसी वायर में जा रहे हैं, तो उसमें जो प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को हमको क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है, एक आइडियल एमीटर होता है जो हमारी करंट को नापता है, उसमें प्रतिरोध शून्य माना जाता है, आदर्श होता है वो। आइडियल उसमें जो होता है, आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस जो होता है वो शून्य होता है। कैपलर का नियम क्या होता है कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घाकार होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। कैपलर ने नियम दिया था। ठीक है। कैपलर जो बाकी साइंटिस्ट जो तीन हैं, जूल का नियम तो हमने बता दिया, अब हम कैपलर के बताएंगे, लैम्बर्ट का बताएंगे और लेंज का बताएंगे। तो कैपलर का नियम कहता है कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य के इस कक्षा को नाभिक सूर्य जो है इस कक्षा के नाभिक में होता है। ठीक है। और लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित धारा जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी दिशा होती है वह उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है। जिससे वो उत्पन्न होती है और उसी का विरोध करती है, उसी धारा को विरोध करती है, इसे कहा गया है लेंज का नियम। ठीक है। और कैपलर का नियम हमने बता दिया, और लेंज का नियम बता दिया, और जूल का नियम बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित अभी हमने पिछला बताया था कि ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जो होता है वो जूल का नियम था। ठीक है। विद्युत धारा का नियम जो ऊष्मीय
से ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, वो कौन सा नियम है, वो जूल का नियम है। तो उसमें क्या था, क्या फार्मूला था जूल के नियम का, कि एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जूल का नियम क्या कहलाता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, कि जूल का नियम, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा एच प्रवाहित धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा एच जो हीट होती है, वो तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। एच जो होती है हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर, आई मतलब करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो अगर देखो तार की जो व्यास है, डायमीटर है, उसको अगर आधा कर देंगे तो धारा में तब तार में प्रवाहित धारा का मान जो होता है वो कितना होगा। तो ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 2 गुना, ऑप्शन डी 4 गुना। तो उस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तार जो होता है वो सिलेंड्रिकल उसमें रहता है ना, गोल, और उसमें डायमीटर जब रहेगा तो सिलेंड्रिकल आकृति में होता है। तो उसको हम एरिया अगर निकालेंगे तो अगर आर हम उसका आधा कर देंगे तो करंट जो होता है वो हमेशा 1/4 ही प्रवाहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आयरन प्रतिकर्षण द्वारा का वोल्ट मापी द्वारा, ऑप्शन बी अस्थायी चुंबक का एमीटर द्वारा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मापी द्वारा, ऑप्शन डी प्रेरण एमीटर द्वारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और प्रत्यावर्ती धारा का मापन प्रेरण एमीटर द्वारा किया जाता है। एमीटर हमेशा विद्युत धारा की मापन करता है, जिसको परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर का आंतरिक विरोध जो होता है, आंतरिक जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है, तभी तो वो पूरी रीडिंग जो है वो सही दे पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये अभी हम पहले बता चुके हैं, ये वाला भी बता चुके हैं, धारा के प्रवाह के इसमें सुचालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये तो बता ही चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। हाँ, ये वाला ओम का नियम, ओम का नियम अभी हमने बताया था कि इसमें ओम के नियमानुसार क्या होता है कि वी एक नियत ताप पर जो होता है आई के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ में क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओम का नियम कब होगा, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और v अपॉन आई, हाँ v अपॉन आई जो होगा वो क्या कहेगा, v अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी कूलाम्ब, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो अभी ओम्स लॉ के माध्यम से हम निकालेंगे, v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम v की वैल्यू मतलब r को निकालेंगे तो v अपॉन आई हो जाएगा, और इसी को वो पूछ रहा है तो ये कहलाएगा प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य कई इकाई आवेश के स्थानांतरण में किया हुआ कार्य क्या कहलाता है। देखो कोई विद्युत सर्किट है, यानी सर्किट है, उसमें दो बिंदु हैं, कोई ए और बी, उसके मध्य में कोई इकाई आवेश के स्थानांतरण, मतलब एक यूनिट चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसमें उसने जो कार्य किया है उसको क्या कहलाएंगे, वो कहलाता है वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी प्रतिरोध। ठीक है, तो वी वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट का चार्ज। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फार्मूला हमें याद रखना है, कौन सा, तो उसमें क्या कह रहा है, ये फार्मूला है एक, ये इसका जो है हमने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है अपने वीडियोस में, तो उसमें आप देखिएगा कि जो वोल्टेज होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट से यहाँ तक अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे अगर यहाँ से यहाँ तक, तो वो किसके बराबर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ने जो वर्क किया है वो होगा वोल्टेज के बराबर। तो V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। ठीक है, ये वो पूछ रहा है, ये फार्मूला याद रखना है।
आगे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ये किस कारण होता है? ठीक है, अगर कोई सुचालक है तो उसमें अगर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो दुगना हो जाएगा तो विद्युत धारा जो है, करंट जो होता है वो आधी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है वोल्ट ओम के नियम के अनुसार होता है कि ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर या आर आई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए चालक की लंबाई, ऑप्शन बी चालक का तापमान, ऑप्शन सी चालक की अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन डी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो चालक का प्रतिरोध इन पे किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है तार की लंबाई। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। कोई सुचालक मतलब जो चालक होता है ना, उसमें उसकी लंबाई जो होती है वो रेजिस्टेंस के अनुपातिक होती है, समानुपातिक होती है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अगर जो क्षेत्रफल कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ठीक है, और किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और तापमान कम करने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? देखो पहले व्हीट स्टोन ब्रिज को समझते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा बनता है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका जो उपयोग होता है वो हमेशा अज्ञात प्रतिरोध यानी जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको वायर में या उसमें किसी मशीन में जब हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज को हमने पहले बताया, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसको ऐसे बनाया जाता है, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, L1 L2 L3 L4। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है अज्ञात प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है वो ऑप्शन ए धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी धारा के उच्च मानों को ज्ञात करने, ऑप्शन सी वोल्टता के निम्न मानों को, ऑप्शन डी प्रतिरोध के मानों को। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है वो प्रतिरोध के मतलब रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, उनका मान निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, अगर कोई प्रतिरोध हम दुगना कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है कि विद्युत धारा को कैसा करेगा, क्या अफेक्ट करेगा प्रतिरोध, अगर हम दुगना करेंगे तो क्या अफेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए आधी रह जाएगी, ऑप्शन बी आधी घट जाएगी, ऑप्शन सी स्थिर रहेगी और ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि जब भी हम प्रतिरोध को दुगना करेंगे तो जो विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो आधी घट जाएगी। ठीक है, और ये क्यों होगा कि जो ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, इसी के फार्मूले से हम निकालेंगे। अगर आर दुगना करेंगे तो वो आर रेजिस्टेंस दुगना करेंगे तो आई जो है करंट विद्युत धारा जो होती वो आधी रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। जैसे सड़कों और गली जो होती हैं उनमें लाइटें लगाई जाती हैं, है ना, उसको प्रकाशमय किया जाता है, यानी रोड लाइट जो वगैरह लगती हैं, और वो कैसी श्रेणी में लगाई जाती हैं? पैरेलल श्रेणी या मतलब समांतर श्रेणी या उसमें सीरीज श्रेणी में। ठीक है, वो लगाई जाती हैं ऑप्शन ए श्रेणी में, ऑप्शन बी समांतर श्रेणी में, ऑप्शन सी श्रेणी समांतर में समानांतर में, ऑप्शन डी सिरे से सिरे मिलाकर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि उसमें क्या होता है, समानांतर श्रेणी में लगाई जाती है। समानांतर श्रेणी में क्रम का संयोजन जो होता है वो प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर जो है वोल्टेज क्या है वो समान रहता है। इन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में संयोजन रहता है और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या होगा कि वोल्टेज जब हम आर को निकालेंगे तो वन मतलब उसमें रेसिप्रोकल उसमें अरे समानांतर में जोड़ेंगे, और समानांतर से क्या होगा कि आर अगर घटेगा बढ़ेगा अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वोल्टेज सभी में सेम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी हम इसको बताते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। इसको जोड़ा जाएगा कि एक ऐसे एक सिरे से, और फिर इसमें एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसे कर दो, फिर एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दो, फिर एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दो, जोड़ने के बाद तीनों जो है एक पॉइंट पे मिला दो। ऐसे ये होता है पैरेलल। और एक अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो सीरीज में ऐसे एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से करंट अगर सप्लाई देते हैं तो अगर ये सीरीज वाला हो गया, ये सीरीज हो गया, और ये हो गया पैरेलल। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होती हैं वो पैरेलल में जोड़ी जाती हैं। एक पदार्थ में होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। एक पदार्थ में क्या होने पर, क्या कौन सी चीज़ होगी कि वो अतिचालक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध होगा, ऑप्शन डी प्रतिरोध का मान शून्य होगा। देखो कोई भी चालक होगा उसमें प्रतिरोध तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर में हमने मानते हैं कि वो क्या होगा कि उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू शून्य मान के चलते हैं। तो पदार्थ में अति चालक तभी होगा कोई भी पदार्थ जब प्रतिरोध का मान उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी इवोनाइट, ऑप्शन डी हीरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइक्रोम में जो होता है वो प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्नतम होगी। ठीक है, चांदी और सोना अति निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और प्रतिरोधकता जो होती है रजिस्टिविटी, वो ताप से प्रभावित होती है। ताप यानी टेम्परेचर से प्रभावित होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, जिसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे। उसको कहेंगे ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी, ऑप्शन सी प्रतिरोधक, ऑप्शन डी अर्धचालक। तो उसको कहेंगे प्रतिरोधक। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जब किसी पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन पर तक ठंडा किया जाता है, 0 केल्विन पर तक ठंडा किया जाता है तो उसमें पूर्ण प्रतिरोध जो होता है, शून्य प्रतिरोधकता यानी जीरो कंडक्टिविटी जो होती है वो प्रदर्शित करती है। उनके गुण को अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, अतः अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, जिसमें अत्यधिक प्रतिरोध होगा यानी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं और बल्ब पे लिखा होता है कि 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या होता है कि एक बल्ब, ऑप्शन ए बल्ब प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है। जूल देखो हीट का मात्रक होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है। और ऑप्शन बी कह रहा है बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है। ऑप्शन सी बल्ब प्रति मिनट 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ऑप्शन डी है बल्ब प्रति घंटे 100 किलो जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि अगर 100 वाट का बल्ब है तो वो डिफाइन करेगा क्या कि इस बल्ब जो है वो प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा प्रवाहित यानी व्यय जो है करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल पर सेकंड उसमें नापा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। तो उपकरण उपकरण में जैसे कोई भी उपकरण है उसमें हम लोग विद्युत धारा का प्रयोग पता करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो गैल्वेनोमीटर को हम जो है उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग पता करने के लिए लगाया जाता है।
ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने का यंत्र होता है। एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र यंत्र होता है। वोल्टमीटर क्या होता है कि किसी वस्तु परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र जो होता है वो वोल्टमीटर कहलाता है। और इलेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है कि विद्युत चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनको नापने के लिए हमें इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सी वस्तु या कौन सी उपकरण उपयोग करता है, मतलब उपयोग में लाते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी डायनमो, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी जनरेटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि बैटरी क्या होती है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अभी हम लोग सुन रहे हैं मोबाइल में और बड़े उपकरण में लिथियम आयन बैटरियाँ आती हैं, और इन्वर्टर में जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होगा कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब वगैरह डालते हैं। तो तेजाब क्या होती है, वो क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और वो चार्ज करके हम लोग को डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल में बैटरी लगती है वो लिथियम आयन की लगती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम तक पहुँचती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर उपकरण वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। जनरेटर का कार्य पूछ रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी क्या कहता है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि जनरेटर ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, इसे जिसे डायनेमो भी कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके लिए यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। ठीक है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो उसको कहेंगे विद्युत मोटर, यानी क्या नाम है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। चुंबकीय प्रेरण मानी मैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर घटना पर आधारित है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी जनरेटर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जनरेटर क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे कौन कार्य करता है, वो करता है जनरेटर। ठीक है। और ये माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण है वो क्या है, डायनमो। और डायनमो को दूसरा नाम होता है जनरेटर। तो ऑप्शन ए है फोटो सेल, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी डायनमो, ऑप्शन डी बैटरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका डायनमो। ठीक है। अब कुछ उपकरण दिए गए हैं, इसके बारे में, ये तीन चार जो ऑप्शन में दिए गए हैं उन सब के बारे में समझते हैं कि जो उपकरण दिए गए हैं उनका वो किस किस कार्य में यूज होते हैं। डायनमो क्या है कि डायनमो यूज होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और फोटो सेल का मतलब होता है, फोटो सेल को मतलब जो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए यानी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, सोलर एनर्जी को इन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो होती है फोटो सेल। और बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। ये सभी उपकरण हमें ध्यान रखना है और आगे क्वेश्चंस में हो सकता है पूछे भी जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा उपकरण है कि उसके द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किसके द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए कंडेंसर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी एम्पलीफायर, ऑप्शन डी फिल्टर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि रेक्टिफायर जो होता है यानी दिष्टकारी द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में किया जाता है। यह अर्धचालक डायोड के आने के पहले
निर्वात यानी वैक्यूम नालिका डायोड पर कॉपर ऑक्साइड की रेक्टिफायर प्रयोग कॉपर ऑक्साइड के रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक यांत्रिक युक्ति है जो गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलती है। ठीक है। कंडेंसर क्या होती है कि यांत्रिक युक्ति है, यानी मैकेनिकल जो वर्किंग है उसको कहेंगे कि गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलती है, वो क्या करती है? कंडेंसर। ठीक है। इसके लिए जो कौन सा जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो करता है रेक्टिफायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में प्रवाहित करने के लिए किया गया है? मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किया गया है, वो कहलाएगा दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। ठीक है। अब इसमें संधारित्र कुछ दिए गए हैं। ऑप्शन ए धारा नियंत्रक और संधारित्र, और ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। तो इनका उपयोग हम समझते हैं। संधारित्र संधारित्र मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर का उपयोग जो होता है विद्युत आवेश अथवा स्थिर वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर हमारे पंखे में इस्तेमाल होते हैं। तो पंखे पंखे में कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि ये जो है विद्युत आवेश यानी जो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं उनको स्टोर करता है। ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको पंखे को देते हैं तो वो चार्ज एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या होगा कि पंखा हमारा घूमने लगता है। ठीक है। धारा नियंत्रक क्या होता है कि वो है करंट जो नियंत्रित करके रखा जाता है। जो करंट जो होता है वो नियंत्रित करके रखा जाता है, उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। और कैलोरीमीटर क्या होता है? वो ऊष्मा का मापन करता है। ठीक है। ऊष्मा यानी हीट को जो मापन करता है वो कैलोरीमीटर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है कि ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी विभवांतर। वोल्ट मीटर का उपयोग जो होता है वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है, जो किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई चार्ज अगर जाता है तो उस वर्क को क्या कहेंगे? विभवांतर यानी वोल्टेज कहेंगे। ठीक है। और यह एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिशुद्ध एमीटर मतलब सुपर एमीटर की बात कर रहा है, प्रतिरोध का मान सुपर एमीटर जो होता है यानी आइडियल एमीटर जो होता है उसको क्या कहेंगे? उसमें रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस कहना, ऑप्शन ए उच्च होना चाहिए मतलब हाई होना चाहिए, ऑप्शन बी निम्न होना चाहिए यानी निम्न न्यूनतम होना चाहिए, ऑप्शन सी बहुत निम्न होना चाहिए, ऑप्शन डी बहुत उच्च उच्च होना चाहिए। तो एक परिशुद्ध एमीटर जो होता है आइडियल एमीटर होता है उसका उसमें रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो लगभग शून्य के बराबर होता है। तो शून्य लगभग शून्य होगा मतलब बहुत ही कम होना चाहिए उसका मान। प्रतिरोध का मान जो होता है रेजिस्टेंस का मान होगा वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। ठीक है। विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह किसी परीक्षण वस्तु पर कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण इसकी उसकी गति से आवेश का पता लगाता है। ठीक है। आवेश का मतलब कोई चार्ज बह रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बहते हैं जब, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की गति होती है उसके उससे हमें जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का पता लगाता है क्या? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग जो होता है वो उच्च वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज स्रोतों से स्थैतिक बिजली और इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीनों के साथ किया जाता है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि एक उपकरण जो विद्युत आवेश को मात्रात्मक रूप से मापता है उसे इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? परिणामित्र। ठीक है। परिणामित्र क्या होता है कि ऑप्शन ए कोर मतलब क्रोड की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी क्रोड की चुंबकता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी भंवर धारा को बढ़ाने तथा सक्षमता को सुधारने के लिए। तो कह रहा है कि परिणामित्र यानी मतलब जो कोटिंग होती है वो कॉइल में कोटिंग क्यों की जाती है? पटलित क्यों करते हैं यानी कोटिंग क्यों करते हैं, लैमिनेट क्यों करते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, भंवर धारा जो भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा मतलब यानी जो कॉइल जो उसमें लगी होती हैं ट्रांसफार्मर में
तो कॉइल में भंवर हानि धारा हानि होती है, जो हीट लॉस होता है, उसको कम करने के लिए हमें क्या करा जाता है, वो लैमिनेशन किया जाता है, ठीक है? ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है तथा कोर को लैमिनेशन किया जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में होने वाली जो भंवर हानि को कम किया जा सकता है। और कोर की विशेषता जो होती है वो निम्नलिखित होती है कि उसकी विशेषता क्या होगी, कोर की विशेषता क्या होगी कि उच्च चुंबकशीलता, ठीक है? हाई मैग्नेटिज्म होती है और कम हिस्टैरिसीस हानि, ठीक, हिस्टैरिसीस जो हानि होती है वो कम होनी चाहिए, भंवर धारा हानि वो भी कम होनी चाहिए और हाई जो है विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस पे कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों, ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्या कह रहा है, संपतित दिष्ट धारा, ठीक है? तो जो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करता है, ठीक है, और किसी पे नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है यानी आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ऑप्शन ए कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता, ऑप्शन बी क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ऑप्शन सी क्रोड में अनंत चुंबकशीलता होती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें सब कुछ होना चाहिए, कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए और क्रोड में अनंत चुंबकशीलता होनी चाहिए, ठीक है? तो उसकी विशेषताएं निम्न होती हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो दोनों कुंडलों के बीच में जो अनंत प्रतिरोध होना चाहिए तभी तो वो क्या नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है, ठीक है? आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% जो है वो दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? मूल अवयव नहीं होना चाहिए, वो क्या मूल अवयव कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए क्रोड, ऑप्शन बी प्राथमिक कुंडलन, ऑप्शन सी द्वितीय कुंडलन, ऑप्शन डी परस्पर परस्पर अवयव। देखो क्रोड होता ही है, जिसकी वो बॉडी बनती है वो क्रोड कहलाता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी कॉइल जो होती है, ऑप्शन सी जिसमें द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल भी होती है, ऑप्शन डी क्या है परस्पर अविवाह। परस्पर अविवाह यानी म्यूचुअल फ्लक्स जो है उसमें ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ठीक है? उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ना कि म्यूचुअल फ्लक्स पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर को रूपांतरित ट्रांसफार्मर क्या करता है? कि ऑप्शन है आवृत्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी धारा व वोल्टेज दोनों। मतलब देखो ऑप्शन ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट और वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। देखो करंट भी बढ़ाता है और वोल्टेज भी बढ़ाता है, और करंट भी कम करता है, वोल्टेज भी कम करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय अन्योन प्रेरण मतलब क्या नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो एसी विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में समान आवृत्ति पर संचारित करता है। आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है तथा वोल्टता एवं धारा को रूपांतरित करता है, यानी करंट और वोल्टेज को जो है वो कन्वर्ट करता है, या तो हाई करेगा या लो करेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? पतले तार को कहते हैं फिलामेंट, वो तो हमने सुना ही है, ठीक है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी रिले, ऑप्शन डी फिलामेंट। तो जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें एक पतला सा तार होता है, नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम नहीं टंगस्टन, नाइक्रोम होता है हीटर में, ठीक है? उसमें बना होता है वो टंगस्टन का जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन एक धातु होती है उसमें बना होता है। तो वो जो फिलामेंट उसको कहते हैं, और वो उसको फिलामेंट जो जैसे ही हम लोग करंट उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या है कि लाइट में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर कौन सी गैस पड़ी होती है, आर्गन गैस है ना, अक्रिय गैसेस जो पड़ी होती हैं, वो उसके कारण बल्ब जो है चमकता है, ठीक है? उस फिलामेंट को जो है टंगस्टन धातु धातु का प्रयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को श्रेणी से कौन सी श्रेणी से जोड़ा जाता है? तो स्ट्रीट लाइटें अभी हम पहले क्वेश्चन बता भी चुके हैं ये वाला, कि स्ट्रीट लाइटों में जो है समानांतर श्रेणी का उपयोग किया जाता है, समानांतर में श्रृंखला में जोड़ा जाता है, समानांतर सर्किट में जोड़ा जाता है श्रेणी में। तो उसमें क्या है पैरेलल में, उसमें क्या है वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफरेंट रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। उपकरण क्या है, ऊर्जा का
कौन से उपकरण है जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं? तो मोमबत्ती क्या है, एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करती है। ठीक है। प्रकाशीय सेल क्या होती है कि वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी फोटो सेल्स का उपयोग बताया गया है। बैटरी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा है मतलब इलेक्ट्रिकल वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मोमबत्ती क्या हो गई कि वो केमिकल एनर्जी को प्रकाश यानी हीट एवं लाइट में कन्वर्ट करता है। प्रकाशीय सेल जो फोटो सेल्स होती हैं वो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा और मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने पिछली स्लाइड में उसमें क्या था कि बैटरी कन्वर्ट कर रही थी और मोमबत्ती कन्वर्ट कर रही थी। ठीक है। तो ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन डी पहिया। ठीक है। तो बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो यानी जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तथा रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, रेडियो जो होता है जो हम लोग रेडियो ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, तो ट्रांजिस्टर क्या है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ध्वनि मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? कौन सी युक्तियां हैं जो चालक के विभवांतर यानी चालक के वोल्टेज को बनाए रखने में मदद करती है? तो ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेल या बैटरी, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो विद्युत जो विभवांतर होता है उसको बनाए रखने में मदद करती है क्या, सेल और बैटरी। तो सेल बैटरी क्या करती है, बैटरी जो होती है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत होता है। जो बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है। बैटरी में जो होता है वो तेजाब भरा होता है, इसको H2SO4 यानी एसिडिक एसिड जो होता है वो रहता है। और वो उसके रूप में क्या नाम केमिकल एनर्जी के रूप में वो संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है बैटरी में इलेक्ट्रिक ऊर्जा। ठीक है। और विद्युत अभियांत्रिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स में अथवा दोनों में से अथवा दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं वो दो संयोजन होता है, अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ये अपने रासायनिक ऊर्जा अपने अंदर जो होती हैं वो रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल ऊर्जा को संचित करती हैं, भंडारित करती हैं, एवं ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है। और क्या होता है कि विद्युत सेल या बैटरियां किसी विद्युत चालक के सिरों पर एक समान विभवांतर यानी एक समान जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने में सहायता करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि के टर्मिनलों कौन से टर्मिनल होते हैं उनके बीच को जोड़ना होता है। उनके बीच में क्या होगा कि ये जो समान जो अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, क्या था कि धारा के सतत प्रवाह में विद्युत विभवांतर अगर समान रखना है तो हमें किसको जोड़ना पड़ेगा, दो सिरे हैं किसी चालक के, उनको सिरे के बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा कि हमें जो है विभवांतर जो विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहे। ठीक है। वो ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी रियोस्टेट, ऑप्शन डी बैटरी। तो बैटरी को अगर हम दो टर्मिनल में जोड़ देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दिखाएं। ये आरआरबी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे बताए हैं। एक टॉपिक में जितना भी बन सकता था उतने क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू।